हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच, जो कि यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्ज़ाम में आपको इसमें से कम 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि प्रीवियस ईयर का जो एनालिसिस किया गया है उसी के आधार पे दोस्तों यहाँ पे आपको फिगर ऑफ स्पीच करवाने जा रहा हूँ। तो आप ये केवल वीडियो देख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी और जो भी सेंटेंस होंगे उनके आंसर आप बड़े आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, यदि आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और जैसा कि आज का जो पहला है सिमली, पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, क्लास 6, 7 या 8 में पढ़ा ही होगा। तो फिगर ऑफ स्पीच वही सारी चीज़ें आपसे सिंपली पूछी जाएंगी। तो जो पहला है वो है सिमली। सिमली का हम पहचान कैसे करेंगे? तो पहली चीज़ तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इसमें दो भिन्न भिन्न समुदाय की दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में किसी समान गुण की तुलना की जाती है। ठीक है। और सिंपल यदि आपको डिफिनेशन से नहीं समझ आ रहा है, जैसे इसमें कंपैरिजन किया जाता है और उसमें समानता बताई जाती है। ठीक है। समान यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें दो भिन्न भिन्न समुदाय की दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में किसी समान गुण की तुलना की जाती है, यानी कि वो चीज़ उसमें भी है, वो चीज़ इसमें भी है, कंपैरिजन की जाती है। ठीक है। अब जैसे पहचान जो है कि यदि आप सेंटेंस देखते हैं तो पहचानेंगे कैसे? उसमें लाइक रहेगा, अकीन टू रहेगा, सिंपली एज रहेगा, एज डैश एज यानी कि कंपैरिजन का ही बात आएगा, सो एज रहेगा। यदि ये वर्ड आपको देखने को मिलते हैं तो आप मान के चलिएगा कि वो सिमली है। इस तरह से आपके पास पहली चीज़ तो कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके पास समय है नहीं, और दूसरी चीज़ आपको वहाँ पे आंसर देने से मतलब है, ना कि वहाँ पे डिफाइन करने से मतलब है। तो आपको सिंपल सा सेंटेंस देगा, आपको पता ही है। तो जैसे हम लोग सिंपल सेंटेंस में देखते हैं, यहाँ पे लिखा है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ठीक है। तो किससे? क्लाउड से कंपेरिजन कर रहा है, यानी कि ये घूम रहा है बादल की तरह। ठीक है। तो जो एज लगा है वो किससे कंपैरिजन कर रहा है? क्लाउड से, और अकेलेपन से, खुद के अकेले से वो क्लाउड से कंपैरिजन यहाँ पे कर रहा है। तो एज जो वर्ड हम लोगों ने देखा, इससे क्या पता चल रहा कि ये जो है सिमली है। अब यहाँ पे देखिए चाइल्डहुड इज सॉर्ट ऑफ अ स्विफ्टली पासिंग ड्रीम। ठीक है। अगला सेंटेंस देखेंगे, जो अगला है वो है राणा प्रताप एज करेजियस एज अ लायन, यानी कि राणा प्रताप का जो कंपैरिजन है वो लायन के, यानी इनके साहस का एक शेर से जो है कंपैरिजन हो रहा है। द लेक वाज क्लियर एज क्रिस्टल। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप समझ गए होंगे, एरर लाइक स्ट्रॉज अपॉन द फ्लोर सर्कुलेट। तो लाइक वर्ड मिला, तुरंत आप पहचान लेंगे कि ये सिमली है और आगे अपना बढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो सिमली की पहचान आप लोगों ने देख ही लिया होगा किस तरह से, उसमें केवल लाइक और एज वर्ड ढूंढ लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। एक ही जाति या समुदाय के दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना सिमली नहीं होती है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है। ये आप देखिएगा कि जैसे कि बताया जा रहा है कि एक ही जाति या समुदाय के दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना सिमली नहीं होती है। ठीक है। जैसे मैन का मैन से ही आप कंपेरिजन नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे राणा प्रताप का हम लोग एग्जांपल लें तो राणा प्रताप का जो कंपैरिजन है वो किससे हुआ था? यहाँ पे देख रहे हैं लायन से हुआ है। ठीक है। तो यही बात वो कहना चाह रहा है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप लोग इसमें मेहनत हुआ है तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं मेटाफोर के बारे में। ठीक है। मेटाफोर क्या होता है? अ मेटाफोर इज़ एन इम्प्लाइड सिमली, यानी कि जहाँ उपमा अलग अलग वस्तुओं में समानता दिखाता है, वहीं मेटाफोर रूपक, यानी मेटाफोर का आप लोग हिंदी पहले जान लीजिए, हिंदी में पढ़े होंगे, जैसे अलंकार हम लोग पढ़ते हैं तो वही अलंकार हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। तो मेटाफोर को ही रूपक अलंकार कहते हैं। मेटाफोर मानता है कि दोनों वस्तु एक है। अब यहाँ पे देखिए, उसी चीज़ को वो एक चीज़ मान ले रहा है, ना कि कंपेरिजन कर रहा है। जैसे लाइफ इज़ अ ड्रीम। ठीक है। लाइफ इज़ अ ड्रीम, जीवन क्या है? एक सपना है। अ स्मेल अ रैट, आई स्मेल अ रैट। ठीक है। आई स्मेल अ रैट कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको समानता जो दिखा रहा है वो उसी वस्तु को ही मान ले रहा है, ये आप समझेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए
दे रहा है द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ऊँट जो है वो रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। तो जहाज तो कुछ और चीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि वही चीज़ है, ठीक है, कि जो ऊँट है वो रेगिस्तान का ही जहाज है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेम टू सेम उसी चीज़ को मान ले रहे हैं। अगला है अ रे ऑफ होप, यानी कि एक आशा की किरण, कुड बी वेरी प्राइसलेस, ठीक है, कुड बी वेरी प्राइसलेस विद इन द क्लाउड्स ऑफ डिस्पेयर। यहाँ पे सिंपल वर्ड में समझिए, जैसे कि निराशा के बादल में, जैसे डिस्पेयर में से निराशा ही होता है, तो निराशा के बादल में जो आशा की किरणें हैं वो अनमोल हो जाती हैं, यानी कि बहुत ही अनमोल हो जाती हैं। सिंपल सा ये वर्ड कहना चाह रहा है, ठीक है। तो आपने इससे पहचान लिया कि ये मेटाफोर है, यानी रूपक अलंकार का बोध करा रहा है, ठीक है, उसी चीज़ को वो मान ले रहा है। अगला जैसे सेंटेंस देख लीजिए, एग्जाम्पल ही लिए हैं ज़्यादातर। माई सन इज़ द स्टार ऑफ आवर फैमिली, यानी कि मेरा जो लड़का है वो मेरे परिवार का तारा है। तो यानी कि तारे से कंपेरिजन नहीं किया जा रहा है, उसी को मान लिया जा रहा है कि वही मेरा तारा है। लाला लाजपत राय वाज द लायन ऑफ पंजाब, इट इज़ अ लेम एक्सक्यूज, द वेव्स थंडर ऑन द शोर। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला हम लोग देख रहे हैं, अगला है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन में क्या होता है कि ये मानवीकरण बोलते हैं, मानवीकरण अलंकार है, ठीक, मानवीकरण अलंकार। और यहाँ पे डिफिनेशन देखिए, जब किसी अदृश्य वस्तु या विचार को व्यक्ति के समान सजीव मान लेते हैं तब वो मानवीकरण होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अल्टरनेटिव नॉक्स ऑन द डोर हाउएवर एज सून एज। यहाँ पे इसका अर्थ समझेंगे, जैसे कि होता है कि दरवाजे पे कोई ऐसा लगता है कि कोई दस्तक दे रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, अदृश्य है, कुछ पता चल नहीं रहा है। तो इस तरह से इस सेंटेंस को आप लोग देखेंगे, अल्टरनेटिव नॉक्स ऑन द डोर हाउ एवर एज सुन एज, ठीक है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर हेल्पफुल टॉयल। ये सब सेंटेंस इसलिए लिए हैं कि जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और यहाँ से आने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। यदि आप सेंटेंस याद कर लेते हैं तो बेहतर होगा कि आप एग्ज़ाम में बढ़िया करेंगे। अगला है अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। तो इसका अर्थ आप क्या समझेंगे, अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग मतलब जैसे कि क्या सत्ता जो होती है मरते हुए राजा को भूल जाती है, ये बताना चाहते हैं। जैसे राजा मर गया तो अथॉरिटी जो है यानी जो सत्ता है वो भूल गई। तो ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट होगा समझने में, हालांकि सेंटेंस सबसे बेस्ट है कि याद कीजिए। जैसे अगला है डिमाइज लेज हिज आइसी पॉन्स ऑन किंग्स। इसका अर्थ इस तरह से समझिए, जैसे कि मान लीजिए कोई राजा मर रहा है, ठीक है, तो जो मृत्यु है वो अपने हथेली पे राजा को ले जा रहा है, बर्फीली हाथों से लेके जा रहा है, कहना ये चाह रहा है। तो मतलब यही अर्थ निकल रहा है कि इसमें मानवीकरण है, ठीक है, जब किसी अदृश्य वस्तु या विचार की व्यक्ति के समान सजीव मान लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मृत्यु जो है वो तो अदृश्य दिखाई आपको दे नहीं रहा है, लेकिन इस तरह से व्यक्त कर रहा है यहाँ पे कि आप उस चीज़ को समझें, ठीक है, कि उसी तरह सजीव व्यक्ति की तरह जो है ले जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, मानवीकरण है। इसी तरह से हम लोग अगला देखेंगे। अगला जो है वो है एपोस्ट्रॉफी, जिसका संबोधन बोलते हैं, आपको पता ही होगा। इसमें आपको कुछ पता नहीं करना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको ध्यान नहीं देनी है, बस एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। इसमें किसी निर्जीव अदृश्य वस्तु विचार को या किसी मृत प्राणी को जीवित दृश्य या उपस्थित मानकर संबोधन किया जाता है तथा उस वस्तु व्यक्ति के पश्चात कॉमा या एपोस्ट्रॉफी का चिन्ह भी अवश्य होता है या उसे पूर्व ये जो जीरो है यानी ओ लगा होता है। जैसे ओ डिमाइज द प्लेस इज द स्टिंग, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ओ लिखा है और यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लिखा है, ठीक है। जब संबोधन का जो चिन्ह होता है, आप लोग संबोधन जानते ही है ना कि संबोधित करते हैं, तो संबोधन का जब जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है, संबोधन का चिन्ह जो होता है ऐसे होता है। तो जब आप सेंटेंस में ये देखिए तो मान के चलिए एपोस्ट्रॉफी है, वहाँ पे मार के चले जाइए। ओ लिबर्टी व्हाट क्राइम्स हैव बीन डेडिकेटेड इन द आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आप सिंपल सा देखिए, हाँ एपोस्ट्रॉफी है, आगे बढ़ो, बस यही पहचानना है आपको। अब हाइपरबोल देखेंगे। हाइपरबोल मीन्स अतिशयोक्ति, यानी बढ़ा चढ़ाकर बातें कहना। आपको पता है ये हाइपरबोल हिंदी में पढ़े होंगे। इन हाइपरबोल एन अनाउंसमेंट इज मेड एम्फैटिक बाई ओवर स्टेटमेंट, यानी कि
इस तरह से बोलना कि अरे विश्वास ही ना हो किसी को। जैसे सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, यानी कि वो इस तरह से रो रही थी जैसे उसके आंसू जो है समुद्र की तरह है, ठीक है, इस तरह बता रहा है। सी वेप्ट ओशियन ऑफ ट्री, रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, यानी कि जो युद्ध के मैदान में था, खून जो था युद्ध के मैदान में वो नदियों की तरह बह रहा था, यानी क्या है, अतिशयोक्ति टाइप का ही बात कर रहा है। सी हैज़ गॉट पी साइज्ड ब्रेन, ठीक। माई स्कूल बैग वेज अ टन, यानी कि अब उसका जो बैग है वो 1 टन के बराबर तो नहीं है ना। तो बस ये चीज़ है, अतिशयोक्ति को आसानी से पहचान सकते हैं कि मतलब बढ़ा चढ़ाकर। यदि आप सेंटेंस समझते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी पहचानने में। यदि आपको सेंटेंस ही नहीं पता है तो फिर आप फंसेंगे कहीं। आप एपोस्ट्रॉफी में तो नहीं फंसेंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे मेटाफोर है, पर्सनिफिकेशन है, ऐसे में फंस सकते हैं, ठीक है। अगला है ओनोमेटोपोइया, मतलब ध्वनि अलंकार। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें शब्द की ध्वनि से ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे एन ओनोमेटोपोइया कंसिस्ट इन यूटिलाइजिंग, यहाँ पे फ्रेज है, ठीक है, फ्रेज जस्ट लाइक द साउंड, जैसे प्रेसिंग ड्रम बीट ऑफ फ्यूचर कॉल्स, यानी कि आप यहाँ पे ड्रम बीट से रिलेटेड आपको साउंड की बात की जा रही है। यहाँ पे आई हियर द बजिंग ऑफ बीज, यानी कि मधुमक्खियों के भनभनाने की, बजिंग की बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए द स्नेक हिस, यानी कि फुंकार मारना, हिस क्या करेगा, फुंकार मारेगा। तो इस तरह से आप ओनोमोटोपोइया, यानी कि ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ओनोमोटोपोइया जब भी बात होगा तो ध्वनि की बात की जाएगी उस सेंटेंस में। सेंटेंस में ध्वनि यदि पहचान गए तो आप आसानी से कर जाएंगे। अगला है एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ एन इनिशियल कंसोनेंट साउंड इन वर्ड्स दैट आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर। तो अनुप्रास अलंकार तो आप हिंदी में पढ़े होंगे कि एक ही वर्ड जो है चिपका रहता है, बार बार आता है। जैसे कि हिंदी में पढ़े होंगे कि चारू चंद्र की चंचल किरणें च च च, उसी तरह यहाँ पे इंग्लिश में भी है, जैसे क्लियर क्लोज योर क्लटर्ड क्लोसेट। तो यानी कि सी की आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है। आप मुंह से क्या निकल रहा है, सी क के। फिर जैसे द बिग बैड बियर बोर्ड द बेबी बनीज बाई द बसेस, तो बी बस अनुप्रास वही है, एलिट्रेशन वही है। साउट द शटर्स बिफोर द साउटिंग मेक्स यू शडर, तो श बस आपको कुछ नहीं करना है। और यहीं से सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत प्रीवियस ईयर में पूछा भी है। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन, यानी विरोधाभास। इसमें अपोजिट टाइप की बात होगी, यानी कि अपोजिट, इसमें एक ही व्यक्ति या वस्तु में 2 विरोधी गुण एक साथ दिए जाते हैं, यानी कि वो अच्छा भी है बुरा भी है। जैसे द मैन इज बैड एंड गुड, ठीक, इस तरह से। जैसे जेम्स आई यूज टू बी द वाइजेस्ट इडियट, अब वाइजेस्ट और इडियट दोनों बना रहे हो। यहाँ पे सी इज फीलिंग कैंडी एक, अब यहाँ पे कैंडी भी है एक भी है। दैट इज एन ओपन सीक्रेट, अब जब ओपन भी है, खुला भी है और सीक्रेट रहस्य भी है, तो ये कैसी बात हुई, यानी विरोधाभास की स्थिति बन रही है। यू आर क्लियरली कंफ्यूज बाय द सिचुएशन यू हैव फाउंड योर सेल्फ इन, ठीक। अब कंफ्यूज भी हो और फिर फाउंड भी करोगे अपने अंदर ही। द एक्स्ट्रा हैज़ द मच लेस प्लेस, तो ये सारे सेंटेंस हैं, आप देख लेंगे। कोशिश करूँगा कि आपको इस पर एक्सरसाइज भी करवा दूँ जिससे आपको याद हो जाए। इस अलंकार में प्राय एक ही व्यक्ति या वस्तु में 2 परस्पर विरोधी गुण दर्शाए जाते हैं, ये तो आप जान रहे हैं, और उन्हें अधिकतर जोड़े में प्रयोग किया जाए, जैसे रेगुलरली इरेगुलर, ठीक, बीटर कैंडी, यानी कि गुड बैड, इस तरह से आपको लगेगा, समझे, डे का नाइट। तो इस तरह से अपोजिट वर्ड टाइप को आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग समझ रहे होंगे सारी चीज़ें, अच्छा लग रहा हो वीडियो, समझ गए हो, थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगले पे चलते हैं। आज का जो लास्ट है वो है एपिग्राम। एपिग्राम मीन्स होता है चुटकुला। एपिग्राम मीन्स क्या होता है, चुटकुला। एपिग्राम उस अलंकार को कहते हैं जो संक्षिप्त विरोधाभासी संदेश व्यक्त करते हैं, जो आश्चर्यचकित करते हैं और ध्यान खींचते हैं, यानी कि आपको आश्चर्य कर देंगे और आपके जो ध्यान है वो उसको खींचें। जैसे द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, आपको हंसी भी आएगा। एपिग्राम सीधा सा मतलब भी है चुटकुला वाला। तो द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, अब एक लड़का ही अपने पिता का
कैसे हो सकता है। आप समझ रहे हैं सेंटेंस को। एक व्यक्ति का जो पिता है वो लड़का कैसे हो सकता है। यहाँ पे ऐसे आश्चर्य टाइप का आपको लग रहा होगा सेंटेंस। ही मेक्स नो फ्रेंड, हु नेवर मेक्स अ फो। अब इसका अर्थ आप लोगों ने क्या समझा। ही मेक्स नो फ्रेंड, वह मित्र नहीं बनाता है। हु नेवर मेक्स अ फो, वह दुश्मन भी नहीं बनाता है। तो आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लगा कि दोस्त भी नहीं बना रहा और दुश्मन भी नहीं बना रहा। तो ये एपिग्राम का जो है एग्जाम्पल हो गया। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी इम्पॉर्टेंट थे उनको कवर किया गया है। अब वैसे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आप ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में पूछा गया है उसी को टारगेट किया गया है। जैसे सिमली हो गया, आपका मेटाफोर हो गया, ठीक, ओनोमोटोपोइया हो गया, उसके बाद एपिग्राम हो गया, उसके बाद आपका एलिट्रेशन हो गया, उसके बाद पर्सनिफिकेशन हो गया। ये सारी चीज़ें कवर की गई हैं और यहीं से आपको यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में देखने को मिलेंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आप वीडियो पूरा देखे हैं इसके लिए थैंक यू, और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।